तो हेलो एवरीवन, दिस इज यश। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग या कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ अपनी डीएसए वाली। ठीक है। तो आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपका प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? आप बेसिकली आपकी दो टाइप की होती है कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग इसको अच्छे से। तो शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज़ आपकी आती है वो होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफिनीशन होता है, ठीक है, जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। ठीक है, उसका ये है कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द इनपुट। मतलब कोई भी एल्गोरिथम है, वो कितना टाइम ले रहा है किसी भी कोड को रन करने में। एल्गोरिथम का होता क्या बेसिकली, ये एक स्टेप्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कि यार कोड कैसे रन होगा। जैसे हमारा फ्लो चार्ट था हमारा, समझे थे हम लोग कि फ्लो चार्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे कोई भी कोड रन होगा। इन सिमिलर मैनर आपका एल्गोरिथम एक सूडो कोड होता है जो कि आपको आइडिया देगा कि कैसे भी कोई भी प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, और जैसे मान लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कि वो एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा उस कोड को रन करने के लिए, वो होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि मान लो दो मेरे पास एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम ए है और एल्गोरिथम बी है। ठीक है, अब मुझे पता है कि यार इस एल्गोरिथम में जो स्टेप्स हैं या जो इसमें फंक्शन यूज़ हो रहे हैं या जो लूप्स इसमें हैं वो कम है और इस फंक्शन ज़्यादा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने में। सही बात है ना, मतलब ये ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शन है, ज़्यादा लूप्स हैं। तो और जितना हम लोग को जैसे कि इंटरव्यू में जैसे जनरली पूछते हैं कि यार आप ऑप्टिमाइज़ क्या तरीका है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्सिटी, कि आप कोई कोड लिखे। ठीक है, और ये तो पता है हमें कि कोई भी क्वेश्चन का एक कोड नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं, मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं। तो आप कोई अप्रोच डालें वहाँ पे, और वहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है या इसको हम क्या, ये मतलब बेस्ट केस है, बेस्ट केस अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे क्या होता है बेस्ट केस वर्स्ट केस, और वो कोड आपका क्या ऑप्टिमाइज़ है या इसको और आप ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हो। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये आपका यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ही कंसिडर करके आपको आंसर देना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतना समझ आ गया हमें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक कितना टाइम ले रहा है कोई भी एल्गोरिथम उस कोड को रन करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना आपको अंडरस्टैंडिंग आगे बेसिकली। अब आगे बढ़ते हैं कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कि टाइप्स क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसमें पहले लिख लेता हूँ कि क्या क्या होते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 टर्म लिखे हैं, बिग ओ नोटेशन, थीटा और ओमेगा। तो पहले समझते हैं बिग ओ नोटेशन क्या होता है। तो ये होता है बेसिकली आपका यार अपर बाउंड या आपका वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस क्या मतलब होता है, अपर बाउंड मतलब क्या होता है कि यार ये होगा आपका मैक्सिमम टाइम कितना एल्गोरिथम लेगा, मतलब ये मैक्सिमम इतना एल्गोरिथम ले सकता है, ये आपका वर्स्ट केस है। मतलब कोई भी एल्गोरिथम है वो 3 केस में होंगे। आपका बेस्ट केस जो कि आपका ओमेगा होता है, ठीक है, थीटा आपका एवरेज केस होता है कि जनरली इतना लेता है एल्गोरिथम, और आपका होता है वर्स्ट केस आपका बिग ओ नोटेशन। ठीक है, तो जो आपका बिग ओ नोटेशन है, आपका जो वर्स्ट केस है, ये बताया कि ये मैक्सिमम, ये अपर बाउंड है, मतलब इसके ऊपर टाइम नहीं लेगा एल्गोरिथम कोई, कि मैक्सिमम टाइम इतना ही लेगा एल्गोरिथम वो कोड को रन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कि मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, वो मैक्सिमम जा रही है 100 की स्पीड पे जा रही है वो इन 5 सेकेंड्स, ये मैक्सिमम है उसका। या आप मान लो सेब खा रहे हो, ठीक है, या एप्पल खा रहे हो, तो आप मैक्सिमम टाइम लोगे 10 सेकेंड एप्पल को ख़त्म करने में। इस टाइप कुछ अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई। तो ये होगा आपका वर्स्ट केस। ठीक है,
और सिमिलरली थीटा आपका होता है यार एवरेज केस होता है, ठीक है, एवरेज केस होता है। इन जनरल जो आपका एल्गोरिथम आता है उसका जो है इन जनरल जो टाइम लेगा वो आपका थीटा होता है, ठीक है। और ओमेगा होता है बेस्ट केस, बेस्ट केस मतलब मिनिमम इतना लेगा, मिनिमम इतना लेगा, लोअर बाउंड कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया हमें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीज़ें टर्मिनोलॉजी समझते हैं। अब यार देखो, अगर आपका कहीं देखते हो कि मान लो प्रोग्रामिंग लिखते हो कि यार अगर आप कहीं सुनो ये टर्म्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो आप देखते हो कि आप कहीं लिखते हैं ओवन लिख रहे हैं, ठीक है, कहीं एन स्क्वायर लिख रहे हैं, कहीं एन क्यूब लिख रहे हैं, ये सब क्या है, या कहीं लॉग एन लिख रहे हैं, ठीक है, कहीं लॉग एन, ठीक है, ये सब क्या चीज़ है। तो इसी समझते हैं मैं थोड़ा कि मान लो कोई भी एल्गोरिथम है, ठीक है, तुम्हारा कोई भी कोड है, कोई भी प्रोग्राम है, वो अगर एक कांस्टेंट टाइम चल रहा है, कांस्टेंट मतलब कि यार जैसे एक लूप है, मान लो फॉर लूप चला दें, आई से ले मतलब आई है, ठीक है, वो चल रहा है कि यार 1 से लेके वो 10 तक चल रहा है, और यहाँ पे सी आउट हो जा रहा है, ठीक है, सी आउट कर दो आप अपना नाम, ठीक है, इस टाइप कुछ। तो अगर इतना चल रहा है वो, इसमें क्या समझ रहा है कि यार यश जो है वो 1 से लेकर 10 तक ही करेगा, मतलब यश एक बार प्रिंट होगा, 2 बार प्रिंट होगा, ठीक है, तो एक कांस्टेंट टाइम पे चलेगा वो, मतलब 10 बार ही प्रिंट होगा, ये समझे। तो ये कांस्टेंट टाइम है, तो इसका अगर बोला जाए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड कर रही है कि यार ये जो लूप चल रहेगा हमारा, ये कितना चलेगा, ये चलेगा 10 टाइम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, मतलब यश यहाँ पे भी आ रहा है, फिर यहाँ यश है, फिर यहाँ यश है, फिर यहाँ यश है, ये 10 पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको यार, इसका जो नोटेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट टाइम कहते हैं इसको हम लोग इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिपेंड कर रहा है 10 पे, मतलब 10 लिखा हुआ यहाँ पे, इतनी बार लूप चलेगा, इतनी बार यश प्रिंट होगा। अब जो सेकंड चीज़ आती है आप, वो होती है यार आपकी लीनियर टाइम, ठीक है, लीनियर टाइम मतलब ओ एन। अब एन क्या है, मान लो 10 हटा के एन कर दिए, क्योंकि हम अगर डेफिनेशन याद करो इसको, डेफिनेशन क्या था कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट। जो इनपुट है उस पर डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेरा जो फंक्शन ऑफ साइज ऑफ इनपुट रहेगा उस पर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे मैंने n दे दिया, मतलब अब यूज़र इनपुट देगा कोई, उस पर डिपेंड कर रहा है ये, तो इसीलिए यहाँ पे आपका n आ गया, मतलब n पे डिपेंड कर रहा है, यूज़र के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ये चीज़। अब यहाँ पे 10 नहीं है, 10 होता तो ये आपका ज़्यादा कांस्टेंट में, लेकिन आप अब n आ गया वहाँ पे, अब तो ये यूज़र जो देगा उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपका होता है यार लोग एल्गोरिथमिक होता है आपका, इसमें होता है आपका बिग O लॉग n, ठीक है। और आपका ऐसी आपका अगर कोई 2 लूप है, ठीक है, मतलब फॉर लूप है और उसके अंदर फॉर लूप है, ठीक है, 2 बार है तो वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। और सिमिलरली n क्यूब भी होता है आपका, मान लो 3 है, ठीक है, 3 है फॉर लूप। ये लूपिंग सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, इस पे डिपेंड क्यों कर रहा है, मतलब कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकते हैं कि यार वो इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतनी बार लूप चल रहा है, मतलब इतनी बार ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, इतनी बारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, इतनी बारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी अगर डेफिनेशन हम लोग पकड़ें, बेसिक डेफिनेशन, कितना टाइम ले रही है, तो अगर ये लूप एक बार चल रहा है, फिर ये एक बार चल रहा है, फिर एक बार चल रहा है, तो अगर यहाँ पे n बार चलेगा, ये n बार चलेगा, n बार चलेगा, तो कितना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका 3 हो गया, मतलब n⁻³ हो गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया हमें। अब देखते हैं हम लोग कि यार और चीज़ समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, कि मान लो कोई भी यार, अब जैसे कि ये वीडियो जो है, ठीक है, इसमें हमने बहुत चीज़ें, अब देखो जैसे आगे जितने कोड्स आएंगे आपके, ठीक है, सर्चिंग हो गया आपका प्रोग्रामिंग हो गया, आपका सॉर्टिंग को लेकर, तो इसमें हम समझेंगे कि यार असली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, मेरा कॉम्प्लेक्सिटी बारे में बात करेंगे अच्छे से इसमें क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ अभी इन्फॉर्म डेटा नहीं है कि हम किस पे बात करें। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि मान लो यार कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी एरे है, कोई भी लूप है, ठीक है, लूप समझो, इसका साइज n है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
और ये एक और चीज़ ध्यान रखना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे प्रोग्राम की होती है। कोई प्रोग्राम कितने में चल रहा है, कितना टाइम ले रहा है चलने में, सारे सब पे डिपेंड करती है वो चीज़। तो मान लो यार अगर ये लूप है एन, इसका साइज़ है, यूज़र ने मान लो अगर इसमें 5 पुट कर दिया है, ये एन था, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो एरे है कोई, साइज़ 5 है और इसने 1 2 3 4 5 दे दिया है, ठीक है। तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो। तो एरे में भी हो गया आपका जितनी चीज़ें हैं, तो ये जब कांस्टेंट वाली वैल्यू आती है, समझना पड़ेगा कि हमें जो एरे का साइज़ है या जो भी लूप है वो कितनी बार चल रहा है या कितनी बार उसका साइज़ है, क्योंकि डेफिनेशन में ये कहती है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द इनपुट। और इसमें एक और चीज़ आती है आपकी यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को, जो मान लो क्वेश्चन अगर रहेंगे कि यार मान लो फॉर लूप है, ठीक है, वो मान चल रहा है कि कुछ आई ग्रेटर इज 0, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर इसी में ही एक नेस्टेड लूप लगा हुआ है फॉर का, अगेन क्या इज लेस 0, क्या इज लेस देन इक्वल्स टू एम और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। अब इसके अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है हमें, तो क्या निकालना है, हमें देखना है कि एक लूप पहले में कितना चल रहा है एन, मतलब कहाँ चल रहा है वो दिख रहा है, एन तो चल रहा है, तो एन हो गया पहले का, ठीक है। दूसरा क्या चल रहा है, एम चल रहा है, तो एम हो गया, ठीक है। अब इसमें एक रूल है कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का कि अगर कोई भी कोड में अगर लूप है आपका, वो अगर नेस्टेड में है तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो बाहर है लूप के, मान लो अगर फॉर ऐसे लिखा होता, मान लो एक लूप ये है, एन आई प्लस प्लस, ठीक है, ये लूप बंद हो गया, ठीक है, मतलब कुछ अंदर लिखा बंद हो गया। अब बाहर एक और लूप है नया लिखा है 0 आई इक्वल्स टू एम और आई प्लस प्लस। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हो गया आपके एडिशन से, मतलब अब 2 आएगा, जैसे कि यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम आया, इसका एन आया और इसका एम आया, तो यहाँ पे अब ऐड होगा, मतलब ओ इस टाइप कुछ होगा, इसमें मल्टीप्लाई होता है आपका, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि यार कैसी चीज़ें, मतलब कैसे कैसी चीज़ें वर्क करेंगी। अब इसमें एक और चीज़ आपकी आती है, वो होती है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रेफरेंस। मतलब कि जैसे अगर एक जगह मान लो एन स्क्वायर है और एक जगह एन है, तो एन स्क्वायर का पता है हमें प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये टेबल है यार, टेबल जिसको आप देख लेना। और इतना मतलब आइडिया लेके चलो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझ में आ गया है कि होती क्या है और कितने टाइप की होती है और कैसे निकालते हैं। किसी भी कोड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप उसे ऐसे निकालो कितनी बार वो कोड या कितनी बार उस कोड में फंक्शन है वो रन हो रहा है। तो क्या मान लो ये समझे कि यार कोड मान लो लिखा हुआ है आई इज लेस देन एन है, तो उसका एन ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखो, मान लो एक ही लूप रहता तब हो सकता है ये चीज़, लेकिन अगर उस कोड के अंदर एक और लूप है, फिर एक और लूप है, फिर एक और लूप है, फिर एक और लूप है, और वो क्या नेस्टेड है या वो अलग से कहीं लूप बना हुआ है उसका, तो उस पर भी डिपेंड करती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, ठीक है। जैसे इस केस में आपका इसके अंदर नेस्टेड लूप था तो हमारा ये आया था, ठीक है, और इसमें बाहर था तो हमारा में ऐड हुआ था। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें होगी। अब जो बात थी है कि ये आपकी जो टेबल थी, ठीक है, जो टेबल थी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, उसका प्रेफरेंस रहता है समझने का कि सबसे पहले नीचे कांस्टेंट रहता है, ठीक है, फिर आपका लॉग एन आता है, फिर आपका एन आता है, फिर आपका एन लॉग एन आता है, ठीक है, ऐसे करते करते ऊपर चढ़ते रहती है। तो मान लो अगर कोई आएगा कि मान लो कहीं लिखा हुआ है कि मान लो कहीं लिखा हुआ है ऐसे कि लॉग ओ लॉग एन, ठीक है, प्लस ओ एन, ठीक है, तो इसमें इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसका आएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई हमें। बात करते हैं हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बेसिकली होती है कि वो एल्गोरिथम कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है एल्गोरिथम, वो होता है उसकी मेमोरी में जितनी लोकेशन या जितना साइज़ है उस मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है वो एल्गोरिथम, वो होता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलर होता है आपका ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, मतलब कितना वेरिएबल है, ठीक है, इंट ए बी सी
इस पर डिपेंड करता है। तो ये यार बेसिकली अब जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम लोग पढ़ेंगे यार एक्चुअल जब प्रोग्रामिंग आएगी आपकी, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है, जितनी सर्चिंग होगी आपकी, सॉर्टिंग होगी, बबल, ठीक है, जितना मर्ज, सब जितना सॉर्टिंग होती है आपकी, बहुत सॉर्टिंग होती हैं। तो जब वो चीज़ें आएंगी तब हम लोग समझेंगे कि उस प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे हम लोग ने निकालना सीख गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लेकिन अगर और एडवांस प्रॉब्लम्स आएंगे, मतलब मल्टीपल लूप्स हैं, ठीक है, या उसमें कैसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कैसे कैसे निकालना है, तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए हमें इतना समझ आ गया कि कोई पूछेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, तो हम बता पाएंगे उसको। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, मतलब अभी हमें इतना समझ में आ गया है कि कोई पूछेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो हम बता पाएंगे कि अच्छा ये होती है, हमें पता चल गया आज के टाइम। मान लो कि लिखा होगा कि यार इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी यार ON है, ठीक है, बिग ON है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि ये क्यों आया, ठीक है, मतलब वो अब क्लियर हो गया है। बस ये था इस मोटिव इस वीडियो का। मुझे ये पता है कि ये बहुत अगेन मैं बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ को, क्योंकि अभी आगे जो प्रोग्राम्स आपके आएंगे, लीनियर सर्च, ठीक है, जो सर्चिंग सॉर्टिंग प्रोग्राम्स आएंगे, उसमें हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग पास कोड रहेंगे और आप साइड बाय साइड आपको चीज़ें समझाते चलेंगे कि कैसे कैसे कब और क्या देख के आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अभी के टाइम में समझ में आ गया कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी प्रोग्राम की कैसे निकलेगी। अब वो एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा, जो कि डेफिनेटली आगे वीडियो में आएगा। तो यही था वीडियो में यार, तब तक के लिए यार नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय।